हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं IMR EE। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रेजेंटली आपको करा रहे हैं यूनिट नंबर 1 जो कि है टूल्स एंड एसेसरीज। इस यूनिट में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क में यूज होने वाले टूल्स एंड एसेसरीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी है। साथ ही साथ रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क करते समय इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के कुछ रूल हैं, यानी हमारे जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, कह लीजिए सावधानियां हैं जिनका ध्यान हमें रखना है और नियमों का पालन करते हुए ही अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य यानी रिपेयर और मेंटेनेंस का वर्क करना होता है। तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स काफ़ी सारे हम आपको बता चुके हैं, उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। रूल नंबर 55 यानी नियम 55 क्या कहता है? रूल नंबर 55 कहता है उपभोक्ता को दी जाने वाली सप्लाई की जो आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी। देखिए, आप जानते हैं हर एक कंट्री की, हर एक देश की, किसी भी नेशन की, किसी भी राष्ट्र की जो मानक आवृत्ति होती है यानी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू वो फिक्स होती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो स्टैंडर्ड वैल्यू फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है यानी 50 हर्ट्ज। तो ये 50 हर्ट्ज जो है यानी मानक आवृत्ति जो है इसका मान फिक्स होता है। उपभोक्ता की को लिखित सम्मति का राज्य सरकार को पूर्व स्वीकृत यानी पहले से सैंक्शन किया हुआ अगर कोई है घोषणा की गई आवृत्ति, तो उसे 3% से अधिक या कम आवृत्ति की सप्लायर उसको सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर सकता। यानी सिंपल सी बात, अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूँ कि सप्लायर कंज्यूमर को, उपभोक्ता को जो सप्लाई प्रोवाइड कराता है वो मानक आवृत्ति की यानी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी की ±3% से कम ज्यादा ना हो। क्लियर? आगे देख लेते हैं अपना नियम नंबर 56 यानी 56 क्या कहता है? मीटर और कटआउट के संबंध में है। मीटर एनर्जी मीटर जहां पर हमारा लगाया जाता है और कटआउट जो है उनकी सीलिंग से रिलेटेड है। सप्लायर किसी कटआउट मीटर, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर यानी अधिकतम मांग सूचक जो होता है, उन यंत्रों पर जो कि उपभोक्ता के भवन पर लगे हैं एक या एक से अधिक सील्स लगा सकता है और उन्हें सप्लायर के अतिरिक्त कोई और अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होता है। यानी कुल मिला के आपने देखा होगा एनर्जी मीटर जो होते हैं उस पर सील लगी होती है। जैसे हमारे यहाँ यूपीपीसीएल हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, तो यूपीपीसीएल के द्वारा जो एनर्जी मीटर कटआउट या जो भी एसेसरीज प्रोवाइड की गई हैं उन पर सील लगी होती है। तो सप्लायर चाहे एक या एक से ज़्यादा सील भी लगा सकता है और उनको तोड़ने का अधिकार यानी उसको ओपन करने का अधिकार केवल सप्लायर को या सप्लाई प्रोवाइडर को ही होता है और कोई अन्य व्यक्ति उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके अलावा उपभोक्ता हर संभव इस बात की कोशिश करेगा कि जो सीलें लगी हैं सप्लायर के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति उसे ना तोड़ने पाए। यानी जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, उसका भी दायित्व बनता है कि इन सीलों को वो सुरक्षित रखे और वो इस बात का ध्यान रखे कि इन लगी हुई सीलों को सप्लायर के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति तोड़ ना पाए या कोई और इनसे छेड़छाड़ ना करने पाए। ठीक है। शब्द सप्लायर में राज्य सरकार को भी इस नियम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यानी चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ही सारे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज को डील करती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी सप्लायर में हम इंक्लूड करेंगे, शामिल समझा जाएगा। जबकि कोई मीटर, अधिकतम मांग संकेतक यानी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर या दूसरे यंत्र उपभोक्ता के भवन पर राज्य सरकार लगवाए। यानी यदि सप्लायर जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, उसके साथ साथ कुछ एसेसरीज या कुछ उपयंत्र, कुछ इंस्ट्रूमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लगवाए हैं, राज्य सरकार ने लगाए हैं, तो राज्य सरकार भी सप्लायर की कैटेगरी में शामिल मानी जाएगी। यानी राज्य सरकार को भी पूरे अधिकार होंगे जो कि किसी सप्लायर को होते हैं। रूल नंबर 57 देख लेते हैं। उपभोक्ता के भवन पर मीटर, अधिकतम मांग संकेतक यानी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर और अन्य यंत्र जो होते हैं उनसे संबंधित ये चीजें हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो एनर्जी मीटर होता है या बहुत सारी एसेसरीज, कटआउट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सप्लायर के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारे केसेस में अभी जैसे पिछले नियम में हमने पढ़ा, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट भी इनको इशू कर सकती है। तो इससे रिलेटेड भी हमारे कुछ नियम है जिनका हमें पालन करना होता है। उपभोक्ता पर लगा हुआ, भवन पर लगा हुआ कोई भी मीटर, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर या दूसरे यंत्र जो है उचित क्षमता के होंगे और उन्हें तब सही माना जाएगा जब वो पूरे लोड से 1/10 अधिक लोड पर उनमें त्रुटि 3% से अधिक ना हो। यानी कि जो मीटर लगा है और मीटर के साथ जितनी भी एसेसरीज, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो बिल्कुल सही कंडीशन में होने चाहिए, अच्छी कैपेसिटी और अच्छी एफिशिएंसी वाले होने चाहिए, साथ साथ उनमें अधिक लोड को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, ओवरलोड की सिचुएशन आ जाती है, तो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, एसेसरीज हैं वो ऐसे होने चाहिए कि थोड़ा अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक लोड वहन कर सकते हो
और ओवरलोड की सिचुएशन में उनकी जो प्रतिशत त्रुटि है यानी परसेंटेज एरर वो 3% से ज्यादा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी जो मीटर लगाया गया है उपभोक्ता के भवन में यानी कंज्यूमर हाउस में वो ऐसा हो कि यदि सर्किट पर कोई लोड ना हो तो मीटर चले नहीं। कई बार क्या होता है जब मीटर में एरर हो जाती है, ये खासकर से एनालॉग एनर्जी मीटर में प्रॉब्लम आया करती थी। अब तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर डिजिटल एनर्जी मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन जो हमारे ये एनालॉग एनर्जी मीटर होते थे इनमें क्रीपिंग एरर होती। क्रीपिंग एरर यानी लोड नहीं था फिर भी एनर्जी मीटर घूम रहा है, यानी कंज्यूमर बेचारा इतनी सी बिजली खर्च नहीं कर रहा है और उसके बावजूद भी उसका एनर्जी मीटर घूमे जा रहा है और बेवजह का बिल आया जा रहा है। तो एनर्जी मीटर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर लोड उस पर नहीं लगाया गया तो वो ना चले, ठीक है, यानी वो कोई रीडिंग ना दिखाए। पावर की सप्लाई के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले जो मीटर हैं उनकी परीक्षण यानी टेस्टिंग और उनका रेगुलेशन करने के लिए आवश्यक यंत्र जो है जो इंस्पेक्टर स्वीकृत करे हर सप्लायर को अच्छी स्थिति में प्रदान करने होंगे और रखने होंगे। यानी कि अगर बात करते हैं हम पावर की सप्लाई जब करते हैं तो जो सप्लायर है वही एनर्जी मीटर प्रोवाइड करता है, उनकी टेस्टिंग करता है, उनकी अच्छे से चेकिंग करता है और उनको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सप्लायर की होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हर सप्लायर जो होता है उपभोक्ता के भवन पर मीटर की अधिकतम मांग संकेतक तथा दूसरे यंत्रों को लगाने से पहले निरीक्षण परीक्षण करेगा, कुछ समय बाद भी उनका परीक्षण करेगा अगर उसको निर्देश दिए जाते हैं। होता क्या है जैसे कि मैंने बताया एनर्जी मीटर में कई बार एरर भी आ जाती है, त्रुटियां आ जाती हैं, तो समय समय पर इसकी जांच होना यानी इसका निरीक्षण होना और आवश्यकता पड़ने पर इसका परीक्षण होना यानी टेस्टिंग होना बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि अभी बताया गया जितने भी वहां पर एसेसरीज इंस्ट्रूमेंट और एनर्जी मीटर लगे होते हैं सब सील्ड होते हैं बाय द सप्लायर, तो और कोई व्यक्ति तो उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना ही कंज्यूमर उस सील को ओपन कर सकता है। तो ये सप्लायर की जिम्मेदारी होती है कि सप्लायर क्या करे, ये सब चीजें लगाने से पहले इनकी सही तरीके से इनका निरीक्षण कर ले यानी प्रॉपरली इनको इंस्पेक्ट कर ले, साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ती है इनकी टेस्टिंग करे, परीक्षण करे और करने के बाद ही अच्छे से चेक करने के बाद ही इन सारे इंस्ट्रूमेंट और अप्लायंसेस और एसेसरीज को लगाए। और अगर जरूरत पड़ती है या राज्य सरकार के निर्देश मिलते हैं तो इन एनर्जी मीटर की फिर से जांच की जानी चाहिए। हर सप्लायर निरीक्षक या उस अधीन व्यक्ति को देखने के लिए एनर्जी मीटर का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें मीटर को परीक्षण करने की अंतिम तिथि, परीक्षण के समय क्या त्रुटि निकली, ठीक करने के पश्चात वह कितना सही है और अंतिम परीक्षण के बाद कहां तक सही बताता है, विद्युत मीटर कब लगाया गया है, कब हटाया गया और कब पुनः लगाया जाना चाहिए, सारी चीजें होती हैं। यानी जो इंस्पेक्टर होता है जो इंस्पेक्शन करता है उसके पास एक पूरा लेखा जोखा होना चाहिए कि जो एनर्जी मीटर है वो कब लगाया गया, अगर फॉल्टी था तो कब हटाया गया, कब उसे दोबारा लगाना है और एनर्जी मीटर की टेस्टिंग की गई तो कौन कौन से टेस्ट उस पर किए गए, टेस्ट करते वक्त कौन कौन से दोष, कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन सी एरर उनमें आई, कौन कौन सी एरर को ठीक कर दिया गया और कौन कौन सी एरर अभी बाकी है। तो पूरा जो संपूर्ण लेखा जोखा है, पूरी जो जानकारी है वो एक रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन की जाती है और ये जिम्मेदारी भी किसकी होती है, सप्लायर की होती है कि सप्लायर इस निरीक्षण और परीक्षण का पूरा लेखा जोखा तैयार रखे। नियम 58 देख लेते हैं। सप्लाई शुरू होने का स्थान यानी सप्लाई कहां से शुरू होनी चाहिए यानी सप्लाई पॉइंट आप कहां से कंसीडर करेंगे। आप जानते हैं जो आपका सप्लायर होता है वो सर्विस कनेक्शन के द्वारा या कह लीजिए सर्विस लाइन के द्वारा कंज्यूमर हाउस तक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल पावर को या कह लीजिए बिजली को पहुंचाने का कार्य करता है। तो उपभोक्ता की पावर सप्लाई के शुरू होने का स्थान यानी स्टार्टिंग पॉइंट वह स्थान माना जाएगा जहां पर सर्विस लाइन भूसंपर्कित या भूसंपर्कित न्यूट्रल चालक या कंसेंट्रिक केबल के बाहरी भूसंपर्कित चालों को छोड़कर प्रत्येक चालक में सप्लायर के लगे हुए कटआउट टर्मिनल से बाहर निकले हुए हैं। सीधे शब्दों में समझा देते हैं। देखिए दो तरह से सर्विस कनेक्शन दिए जा सकते हैं। आपको पता है कि हमारे ये जो लाइनें होती हैं इलेक्ट्रिकल लाइनें दो तरह से हो सकती है, ओवरहेड या अंडरग्राउंड। भाई ओवरहेड के केस में आपके बेयर कंडक्टर होते हैं और अंडरग्राउंड के केस में आपको पता है कंसेंट्रिक केबल का यूज करते हैं। तो दोनों में अर्थिंग की जानी बहुत जरूरी है। कंसेंट्रिक केबल के केस में क्या करते हैं, जो उसका एक्सटर्नल ये कह लीजिए आउटर मेटेलिक क्षेत्र है, मेटेलिक लेयर जो है उसको हम अर्थ करते हैं और वैसे केसेस में जो हमारे नॉर्मल बेयर कंडक्टर होते हैं उसके केस में न्यूट्रल में हमारे जो कंडक्टर है उनको हम अर्थ करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो सर्विस लाइन प्रोवाइड की गई है, सर्विस लाइन प्रोवाइड कराने के बाद जो अर्थ टर्मिनल है उसके बाद जो कटआउट से टर्मिनल निकले होते हैं, कटआउट लगे होते हैं ना, नहीं देखे तो आज अपने घर में जाकर जहां आपका मीटर लगा हुआ है बिजली का एनर्जी मीटर वहां पे जरूर देखना बड़े बड़े कटआउट लगे होते हैं। तो क्या होता है सर्विस लाइन द्वारा सर्विस कनेक्शन आपको मिला हुआ है एनर्जी मीटर से होते हुए कटआउट के थ्रू फिर आपके जो
डोमेस्टिक सर्किट है उसमें सप्लाई जा रही है, तो कटआउट से जो टर्मिनल बाहर निकले हैं उसे ही हम क्या मानेंगे, सप्लाई शुरू होने का स्थान मानते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसको मानते हैं। नियम नंबर 59 यानी रूल नंबर 59 देख लेते हैं। सप्लाई फेल हो जाने के विरुद्ध क्या क्या सावधानी हमें लेनी चाहिए या फेल होने पर क्या सूचना पत्र जारी करना चाहिए। वैद्युत सप्लाई लाइनों को सप्लाई के पूरे क्षेत्र में इस तरह लगाया जाएगा कि वे खंडों में विभाजित हो और उनमें कटआउट व सर्किट ब्रेकर इस तरह लगाए जाएंगे जब भी कभी सप्लाई फेल हो तो उसका प्रभाव कम से कम खंड पर, कम से कम पार्ट पर पड़े। होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अपने घर की बात करें, आपके घर का जो पूरा सर्किट, आपके घर में बहुत सारे रूम्स होंगे, बेडरूम, ड्राइंग रूम, वॉशरूम, है ना, किचन एरिया, बहुत सारा एरिया होता है और वहाँ पे अलग अलग सब सर्किट बने होते हैं। जैसे अगर आप अपने रूम की बात करें, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, लिविंग रूम, वहाँ पर आपके अलग सर्किट होता है, यानी वहाँ पे पंखे, लाइट जो भी आपने लगाए। किचन की बात करें तो किचन में अलग होता है, वहाँ पे पावर पॉइंट भी देते हो, फैन, लाइट, एग्जॉस्ट, दुनिया भर की चीजें, किचन चिमनी लगाते हो। तो हम देखते हैं हमारा जो पूरा एक डोमेस्टिक सर्किट है वो भी कई खंडों में विभाजित है। ठीक है, आजकल क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए जो हमारे स्विचेस हैं या ये जो सब सर्किट बनाए जाते हैं या पूरे जो परिपथ को, पूरी सर्किटरी को हम खंडों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक खंड में हम प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाते हैं। जैसे कि हम या तो कटआउट लगाएं या हम सर्किट ब्रेकर लगाएं, जैसे आप देखते हैं एमसीबीज लगी होती हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि अगर किसी एक खंड में दोष होता है, अगर किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो केवल वही पार्ट हमारा मुख्य सप्लाई से अलग हो जाएगा और बाकी के जो हिस्से हैं, बाकी के जो भाग हैं, कह लीजिए बाकी के जो खंड है, उनमें पावर सप्लाई का फेलियर नहीं होगा। समझ में आई बात? तो हमारा जो पूरा एक संपूर्ण परिपथ होता है उसको एक परिपथ के रूप में ना बल्कि खंडों के रूप में बनाते हैं और हर एक खंड में हम प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं, जिससे अगर किसी कारण से किसी एक खंड में दोष हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है, तो केवल वही हिस्सा, वही भाग या वही खंड हमारा मुख्य सप्लाई से अलग हो जाता है, वियोजित हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है और बाकी के जो हिस्से हैं उनमें सप्लाई बनी रहती है। सप्लायर हर संभव सावधानी रखेगा कि सप्लायर से कभी अचानक खराबी ना होने पाए और उनको समय बढ़ाते समय, बदलते समय या मरम्मत करते समय जनता के किसी काम करने वाले व्यक्ति को खतरा पहुंचने का अंदेशा ना रहे। ठीक है, तो सप्लायर भी इस बात की पुष्टि करेगा कि सप्लाई जो रह रही है वो सप्लाई कंटिन्यूअसली यानी लगातार निरंतर रूप से उपभोक्ताओं को मिलती रहे और जब उसमें मरम्मत हो या उसमें किसी तरह का फॉल्ट हो या उसकी रिपेयर हो, ओवरहॉलिंग हो, तो उस समय जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको किसी तरह का कोई खतरा ना हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ठीक, सप्लायर इस प्रकार से विद्युत फेल हो जाने की सूचना निरीक्षक को देगा, जिससे वह समय समय पर निर्देश दे और फेल होने की सूचना मिलने के बाद पहली डाक से उस फॉर्म पर और अन्य सूचनाओं के साथ भेजी जाएगी, जिसकी निरीक्षक समय समय पर निर्देश करे। यानी अगर किसी वजह से फेलियर हो जाता है, सप्लाई फेल हो जाती है, तो सप्लायर इंस्पेक्टर को सूचना भेजता है। इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक क्या है, उसकी जांच करता है और निरीक्षक के आगे जो भी आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उसके अनुसार ही सप्लायर को कार्य करना होता है। अंडरटेकिंग को अच्छी तरह से चलाने के संबंध में, यानी जिस चीज की भी जिम्मेदारी ली गई, विच हैज टू बी अंडरटेकन, जो आपकी देख रेख में है, उसको अच्छी तरह से चलाने के संबंध में या परीक्षण करने के उद्देश्य से सप्लायर जब चाहे सप्लाई को बंद कर सकता है। यानी ये सप्लायर के पास पूरा अधिकार होता है, पूरे राइट होता है कि अगर उसे लगता है कि कोई खराबी है, फॉल्ट है, उसे मेंटेनेंस करनी है या किसी तरह की जांच करनी है, परीक्षण करनी है, तो सप्लायर क्या कर सकता है, सप्लाई को काट सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले उपभोक्ता को उसे कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी। तो जो भी उसका कंज्यूमर है, जो भी उपभोक्ता है, उसको उसे क्या देनी होगी, इसकी सूचना देनी होगी कि आपकी सप्लाई इतने समय के लिए काट दी जाएगी इस फला कारण की वजह से। ठीक है, और ये सारी चीजों को उसे क्या देना होता है, सारी जानकारी देनी भी होती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं निम्न और मध्यम वोल्टता की वैद्युत सप्लाई प्रणाली जो होती है और यंत्र उसमें क्या क्या होता है, उनसे संबंधित भी कुछ नियम होते हैं। देखिए, हमने बताया था जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं वो लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, कई सारे वोल्टेज रेंज के हो सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज रेंज की जो हमारी लाइन प्रणाली होती है और उसमें लगे हुए यंत्र है उसके बारे में देख लेते हैं।
नियम नंबर 60 ये कहता है हमारा इंसुलेशन टेस्ट के बारे में। देखिए इंसुलेशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कि जो भी हमारे केबल है या हमारे उपयंत्रों के ऐसे भाग हैं जो कि विद्युत रोधी हैं, उन पर विद्युत रोधी परीक्षण होना बहुत जरूरी होता है। तो जो बताए गए नियम है 48 रूल नंबर 48 में हमने देखा था कि किसी भी इंसुलेशन पर या किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल पर सारे टेस्ट सप्लायर को करने होंगे, ठीक है, जब तक कि निरीक्षक किसी विशेष स्थिति में इसके विरुद्ध आज्ञा न दे। इस शर्त को ओवरहेड लाइन पर या ओवरहेड इंसुलेटेड केबल इन सब पर लागू नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये निरीक्षक की निगरानी में होती हैं और इसका जो पूरा अधिकार है निरीक्षक के ही हाथ में होता भी है, ठीक है। भूमि या भू से संयोजन यानी अर्थ कनेक्शन कहाँ कहाँ पर देने होते हैं और अर्थ कनेक्शन के लिए क्या कंडीशन है वो यहाँ पर रूल नंबर 61 में यानी नियम 61 में बताए गए हैं। निम्न वोल्ट तक जो कि लो वोल्टेज यानी जो कि 125 वोल्ट से अधिक ना हो और मीडियम वोल्टेज की प्रणालियों को भूमि से संयोजन करने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों का पालन सप्लायर को करना होता है। क्या क्या है वो शर्तें देख लेते हैं। अगर हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम है जिसमें न्यूट्रल वायर है, आप जानते हैं 3 फेज 4 वायर हमारा एसी सिस्टम है जिसमें 3 हमारे फेज वायर होते हैं, चौथा हमारा न्यूट्रल वायर होता है। तो जो न्यूट्रल वायर है उसको और साथ साथ अगर हम 3 तार सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें 2 हमारे फेज वायर और एक हमारा न्यूट्रल वायर हो, तो उन सभी में हमें मध्यम चालक को कम से कम 2 जगह पर भूमि से क्या कर देना चाहिए, अर्थ कर देना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर, अर्थ स्टेशन पर और सब स्टेशन पर 2 जगह कम से कम उसकी अर्थिंग की जानी जरूरी है। अगर प्रणाली ऐसी है जिसमें विद्युत सप्लाई लाइन में क्या लगी हो, कॉन्सेंट्रेट केबल लगी हो, यानी हो सकता है आपके उस सिस्टम में केबल कंडक्टर का यूज ना होकर केबल का यूज हो रहा है। तो केबल में क्या मैंने बताया था, बाहरी आवरण जो होते हैं मेटेलिक यानी धातु के जो आवरण होते हैं उनको अर्थ किया जाना जरूरी होता है। डन। आगे देख लेते हैं। अर्थ में किए गए जोड़ों में लिंक भी सम्मिलित करता है जिसकी सहायता से जोड़ में अस्थायी बाधा डालकर परीक्षण किए जा सके। जब अर्थिंग की जाती है तो अर्थ में अर्थ इलेक्ट्रोड को अर्थ लिंक की सहायता से जोड़ा जाता है। ये क्यों जोड़े जाते हैं, अर्थ लिंक क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि अर्थ लिंक में हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं यानी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। ये क्यों जोड़े जाते हैं, जब टेस्टिंग की जाती है यानी जब अर्थ टेस्ट किया जाता है तो उस समय हमें कुछ रेजिस्टेंस ऐड करने होते हैं अपना टेस्ट सर्किट बनाने के लिए। तो वहां पर जो हमारे अर्थिंग की जानी है वहां पर लिंक भी लगे होते हैं और इन लिंक की सहायता से हम अतिरिक्त प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ सकते हैं। डीसी की अगर बात करें, डीसी सिस्टम जो कि हमारा 3 वायर सिस्टम है, इसमें भी जो हमारा मध्यम वाला चालक है, बीच वाला चालक, उसको हमें करना होता है, ठीक है। कहाँ पे, जनरेटिंग स्टेशन पर हमें करना होता है। इस मध्यम चालक से भूमि में जाने वाली धारा एमीटर पर बराबर रिकॉर्ड की जाती रहेगी, यानी जो करंट है हमारी इसको मेजर करने के लिए एमीटर लगा होता है और उस वैल्यू को लगातार मेजर किया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि जैसी अगर वैल्यू हमारी सामान्य वैल्यू से ज्यादा होती है तो उसको तुरंत ही दोष को पता लगाकर उसका उचित प्रबंध किया जा सके। जहां मध्यम चालक को सर्किट ब्रेकर की सहायता से अर्थ किया जाता है वहां पर हमें प्रतिरोध कहाँ लगाना चाहिए, समांतर में लगाया जाना चाहिए और इसकी वैल्यू जो है 10 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद कुछ और नियम है, इसी में देख लेते हैं। आप पॉइंट भी हमारे, अगर प्रणाली में भूदोष हो जाए तो उस भूदोष को जब तक दूर नहीं किया जाता यानी जब तक अर्थ फॉल्ट को रिमूव ना कर दें तब तक हमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ, केवल एमीटर की सुरक्षा के लिए ही काम आएगा, ठीक, ताकि एमीटर में बहुत ज्यादा हैवी वैल्यू की करंट ना फ्लो हो जाए। एसी प्रणाली होने की दशा में भू के जोड़ में कोई भी प्रतिबाधा यानी ये इंपिडेंस की बात कर रहा है, कोई भी प्रतिबाधा यानी इंपिडेंस अतिरिक्त उसके जिसका प्रयोग केवल हम यंत्रों को चलाने में होता है वो नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अर्थ में कनेक्शन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को पानी की पाइप की लाइन के बिना उसके स्वामी निरीक्षक की स्वीकृति से संयोजन नहीं करेगा। यानी जो भी अर्थ करने वाला व्यक्ति हो उसको कनेक्शन करने के लिए जिसे हमें मोशन चाहिए होता है, आपको पता ही है कि वहाँ मोशन मेंटेन करना पड़ता है ताकि अर्थ रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम रहे, तो उसकी स्वीकृति कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, वो निरीक्षक की निगरानी में ही होगी। क्लियर। उसके बाद ऐसे सिस्टम जो कि उपरोक्त विधि के भू से जोड़े जा चुके हैं उनको एक दूसरे से भी वैद्युत तौर पे जोड़ा जा सकता है। इनके साथ शर्त यह भी है कि अगर संबंधित विद्युत सप्लाई लाइन किसी धातु के कवर से ढकी है तो भू के संयोजन को उसके साथ जोड़ा जाएगा। यानी ये कह रहा है कि अगर कोई 2 हमारे एसी सिस्टम है जिसमें हमारे कोई जो है वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनको आपस में वैद्युत तौर पर आप जोड़ सकते हो। जनरेटर, स्टेशनरी मोटर और जहां तक हो सके पोर्टेबल मोटर के धातु फ्रेम, इंपॉर्टेंट बात है
कई बार क्या होता है, अर्थ फॉल्ट जो होता है हमारे बड़े इंस्ट्रूमेंट जो है या हमारे बड़े जो मशीनें हैं इनके मेटेलिक पार्ट में भी आ जाता है, इनके बाहरी आवरण में। आपने देखा होगा आपके घरों में कूलर, फ्रिज ऐसे उपकरण होंगे जिनके मेटेलिक बॉडी होगी, तो कई बार मेटेलिक बॉडी में भी करंट का फ्लो होने लग जाता है। तो इस तरह के जितने भी हमारे कह लीजिए उपयंत्र हैं या कह लीजिए मशीनें हैं, जैसे कि जनरेटर है, मोटर है या हमारा पोर्टेबल मोटर है, इनके जो मेटेलिक फ्रेम है यानी धातु के फ्रेम, ट्रांसफॉर्मर, इन सबको भी हमें क्या करना होता है, अर्थ करना होता है ताकि इन्हें प्रोटेक्शन दिया जा सके। सभी धातु के केसिंग यानी जो आपने देखा होगा केपीकेसी के बारे में सुना होगा, केसिंग या कह लीजिए वो जो कवर होता है, कवरिंग पार्ट जो होता है जो एनक्लोज करता है किसी को, तो धातु की केसिंग और धातु की खोल जिनके अंदर या जिनकी सुरक्षा में विद्युत सप्लाई लाइन या यंत्र, उनको भी भू से जोड़ा जाएगा। मैंने कहा था ना, केबल की बात करें जिन पर मेटेलिक कवरिंग हो या कोई और जैसे धातु के कवर होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट या मशीन को बंद करने के लिए, तो इनको भी हमें अर्थ करना होता है। ठीक है, तो ये सारे नियम जो है हमारे अर्थिंग से संबंधित हैं। विद्युत सप्लाई लाइन या मशीनों में विद्युत शक्ति पहुंचाने से पहले उनके भूसंपर्क प्रणाली का परीक्षण किया जाना चाहिए, प्रतिरोध देख लिया जाएगा ताकि भूसंपर्कन अच्छी तरह से अच्छी दशा में हो सके। तो यानी जब अर्थिंग की जाती है तो अर्थिंग करने के बाद टेस्टिंग करनी भी बहुत जरूरी है कि अर्थिंग सिस्टम जो हमारा ठीक ठाक कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें अर्थ रेजिस्टेंस को चेक करना होता है, अर्थ रेजिस्टेंस हमारा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, सप्लायर के अधीन ऊपर लिखी गई भूसंपर्कन प्रणाली यानी अर्थिंग सिस्टम का प्रतिरोध नापने के लिए प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक शुष्क मौसम के दिन से परीक्षण किया जाना चाहिए, यानी साल में एक बार कम से कम टेस्टिंग होनी जरूरी है। हर परीक्षण का या उससे निकला हुआ जो भी परिणाम होगा, जो रिजल्ट हुआ, क्या टेस्ट किया गया, क्या अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू आया, वो सारा जो लेखा जोखा है उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। क्लियर? आगे देख लेते हैं मध्यम वोल्टेज यानी मीडियम वोल्टेज की जो प्रणाली होती है। मीडियम वोल्टेज, यहाँ तो हमने अभी तक बात की लो वोल्टेज की, अब मीडियम वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो जहां मध्यम वोल्टेज सप्लाई प्रणाली होती है वहां पर अर्थ और उस प्रणाली के चालक के बीच सामान्य परिस्थितियों में निम्न वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिला के बात कर रहा है कि अगर मीडियम वोल्टेज की लाइन है, आपका मीडियम वोल्टेज का सिस्टम है, तो उस प्रणाली में जो कंडक्टर है, हमारा चालक है, उसकी वोल्टता सामान्य परिस्थिति में निम्न वोल्टता से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा वोल्टेज का मान नहीं होना चाहिए और इसमें भी प्रॉपरली अर्थिंग की जानी चाहिए। तो ये हमारा था नियम नंबर 62 और आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। तो अभी तक हमने 62 रूल्स कवर कर लिए हैं, 62 नियम पढ़ लिए हैं। बहुत सारे नियम हैं, आपको कोशिश करनी है कि इनको रटे नहीं, थोड़ा सा आप समझ के चलें। तो अगर आपको थोड़े थोड़े भी पॉइंट इसमें से याद रह पा रहे हैं तो काफ़ी है। एग्जामिनेशन में आई रूल्स पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ मैंने जैसे कि आपको बताया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये रूल्स पता भी होने चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के जो हमारे रूल्स हैं अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जितना आपको कराया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज आपको करना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।